बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीना आमिर एंड टुडे हम लोग अपना बायोएनर्जेटिक का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे 4 मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। बेसिकली हमें एंजाइम्स के नेम भी याद करने हैं और कौन सा मॉलिक्यूल कब ऐड हुआ है, वो भी आपको मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपको ये टफ नहीं रहेगा। बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ यूनिवर्सल स्टेप। प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, एरोबिक हो, एनारोबिक हो, ये यूनिवर्सल स्टेप होता है हर किसी में। अब हम आते हैं ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिएक्टेंट होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का, वो होता है ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो है एक एटीपी यूज़ होती है एंड एटीपी हमें मिलता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिलता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ एंजाइम जो है वो हेक्सोकाइनेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद कैसे करना है हेक्सोकाइनेस। हम हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिएक्शन में एंजाइम होगा ना, तो उसका हाफ नेम जो है वो सबस्ट्रेट पे बेस करेगा और हाफ नेम जो है उसके फंक्शन पे बेस करेगा। अब जस्ट लाइक यहाँ देखें कि ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड मीन्स हेक्सो। हाफ नेम ऑफ एंजाइम हेक्सो हो गया सबस्ट्रेट का नाम। और काइनेस क्या है, अगर फॉस्फोराइलेशन हो रही हो, डीफॉस्फोराइलेशन हो रही हो, एल्स मतलब कुछ भी एटीपी का नाम आ गया ना, तो काइनेस फंक्शन लाजमी होगा उसका। तो हेक्सो ग्लूकोज की वजह से है, काइनेस एटीपी के फंक्शन की वजह से है, तो हेक्सोकाइनेस इसका एंजाइम नेम है। अच्छा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना है मीन्स आइसोमर बना है। अब यहाँ देखो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज इसका फंक्शन था कि आइसोमर बना है। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से हमने एक एटीपी से एडीपी लिया, फिर एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ, और फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ भी देखें फॉस्फो फ्रक्टो एटीपी आया है तो काइनेस इसका नाम हो गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, यहाँ तक का जो हमारा पूरा रिएक्शन था ना, वो इन्वेस्टिंग स्टेप था, इन्वेस्टिंग फेज था कि अभी हमने सिर्फ इन्वेस्ट किया, 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट किए और बाद में हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसकी ग्लाइकोलाइसिस में हमें 4 एटीपी हमें रिजल्ट में मिलते हैं एज यू नो। अब 2 एटीपी हमने लगा दिए हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं, हमें आउटकम भी उसका डबल चाहिए। अब देखो मोस्टली कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डायरेक्ट भी तो ग्लूकोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता था, वाई हमने इसका ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज क्यों करा और फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। बेसिकली इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी वो ये है कि ग्लूकोज अपनी जो भी साइट होती है ना उसकी, जैसे ग्लूकोज के पास 6 पोजीशन वाली साइट होती है जो फॉस्फेट के लिए वो अवेलेबल करता है अटैच करने के लिए, वाइल फ्रक्टोज की जो है वो 1-6 बोथ, मतलब 1 भी होती है और 6 भी अवेलेबल होती है फॉर फॉस्फेट अटैचमेंट। बेसिकली ग्लूकोज के पास 1 अलाउ ही नहीं होती है अटैच करने के लिए, दैट्स वाई फ्रक्टोज का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइसोमर बनाना है, दैट्स वाई हम अपना सेकंड एटीपी इन्वेस्ट करेंगे उसमें। अच्छा, यहाँ तक हमारा इन्वेस्टिंग स्टेप हो गया। अब हम आते हैं एल्डोलेस। एल्डोलेस क्या करेगा कि इसी को 2 कंपाउंड में ब्रेक करेगा। फर्स्ट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा एंड दूसरा जो है वो है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको DHAP भी कहते हैं। अब देखो यहाँ जो है ना आइसोमर होगा इनका, ठीक है, आइसोमर होगा। अब आइसोमर का मतलब कि ये दोनों एक कंपाउंड बन जाएंगे। अब यहाँ से जो हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, वो बेसिकली ये है कि जो भी चीज़ आएगी वो 2 बार आएगी और जो भी चीज़ जाएगी वो 2 बार जाएगी, मतलब जो आना 2 आना, जो जाना 2 जाना, ठीक है। ये वाला अब सिनेरियो हो गया, क्योंकि यहाँ देखो एक कंपाउंड था तो 1 ATP हो रहा था, बट अगर 2 कंपाउंड कंबाइन हो गए तो उनके लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होंगी ना, 1-1 शेयर होंगी। अब हम आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि आइसोमर ये दोनों बन के ये कंपाउंड बन गया, या तो हम अज्यूम करें ये कंपाउंड बन गया। चलिए यहाँ से लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ही कंटिन्यू करते हैं हम, ये दोनों कंपाउंड एक साथ हो गए, आइसोमर हो गए। फिर ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें जो है ना एंजाइम का नेम देखें, 3 कार्बन कंपाउंड था तो ट्रायोस, फॉस्फेट इसका आ रहा था और डीहाइड्रोजिनेस इसका देखो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन की जो रिमूवल हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम डीहाइड्रोजिनेस कहेंगे इस एंजाइम को। अच्छा, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमने अब यहाँ से हमें 2 ATP वो मिल चुके हैं जो हमने ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, एक तो ये वाले फेस में, एक तो ये वाले फेस में जो इन्वेस्ट किए हैं।
अब हमें जो है वो आउटकम मिल चुका है उतने ATP का जितने हमने इन्वेस्ट किए थे। अब 2 ATP क्या है, हमें मिल चुका है, और 2 ATP जैसे कि रिमूव हुए हैं तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, और इसका एंजाइम नेम देखें तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ATP का नाम बन गया तो काइनेज होगा। अरे 3 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया, क्योंकि एक और ATP 2 ATP और निकलेंगे, तभी तो 4 ATP का हमें ग्लाइकोलाइसिस चेन होगी हमारी। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में करेंगे तो इसमें फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। अच्छा, यहाँ आप लोग आंसर बताएं कि मैंने आइसोमरेज क्यों नहीं किया, ये म्यूटेज ही क्या है। सो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये आइसोमर एक दूसरे के, और 3 पोजीशन 2 पोजीशन ये चेंजिंग ऑफ पोजीशन है, सो ये म्यूटेशन हुई है बेसिकली। अच्छा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। अच्छा, इनोल का जो वर्क होता है मतलब वाटर रिमूवल होता है, इनोलेस क्या होता है, वाटर रिमूवल। सो दैट्स वाई यहाँ एंजाइम ही क्या है, इनोलेस, और प्रोडक्ट जो हमें मिला है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हमें वो 2 ATP आने का टाइम हो गया जिसके लिए हमने पूरा स्टेप कंडक्ट किया है। अब 2 ATP तो हमने इन्वेस्ट किए थे वैसे भी, तो हमने 2 ATP जो इन्वेस्ट कर लिए थे, अब उसके अलावा भी तो हमें आउटकम चाहिए था ना, पॉजिटिव आउटकम। सो अब हमारी वो आ गया मोमेंट जिसमें हमारा 2 ATP हमें गेन हो गया, और यहाँ जो एंजाइम होगा वो पायरुवेट, और ATP का नाम आ गया तो काइनेस, और लास्ट में हमें कंपाउंड मिलेगा पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो फुल ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन था उसमें नेट गेन कितना है और टोटल गेन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल गेन की बात करें तो इसमें हमने जितने इन्वेस्ट किए हैं और हमें जितने मिले, मतलब टोटल हम काउंट करेंगे तो 4 ATP हमें मिला है, 2 ATP यहाँ से और 2 ATP यहाँ से। ठीक है, इन्वेस्टिंग फेज़ के बाद हमें 4 ATP मिले। बट अगर नेट गेन पूछा जाए ना तो 2 ATP है। वाई 2 ATP? अब देखो आप, यहाँ 2 ATP तो हमने इन्वेस्ट किए थे ना, सो अगर इसको कैंसिल कर देंगे 2 ATP तो समझ लो हमें वही मिल गया जो हमने लगाए। नेट गेन कितना हो रहा है हमारा, 2 ATP, ये हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो बेसिकली नेट गेन 2 ATP है, टोटल गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 4 ATP है। नेक्स्ट, ये समरी है, इसको थोड़ा समझ लें। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड जो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 2 ATP होते हैं जो 4 ATP में हमें मिलते हैं। 2 NAD होता है जो 2 NADH में हमें मिलता है। अच्छा, 2 फॉस्फेट होता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन रिमूव होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। नाउ अब हम उस रिएक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ये वाला रिएक्शन पर स्टडी नहीं करते हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में भी एक ऐसा रिएक्शन होता है जो लिंक कर रहा होता है। मतलब क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एज यू नो। सो इसको इसको कनेक्ट भी करना होता है ना। सो लिंक रिएक्शन इसको, जिसको हम इंटरमीडिएट रिएक्शन कहते हैं, वही कंडक्ट करता है। अच्छा, यहाँ आए तो 3 पायरुवेट जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 NAD 2 NADH में कन्वर्ट हो जाता है। 2 कोएंजाइम A 2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो समरी है। अब मैं आपको इसका डीपली रिएक्शन बताती हूँ। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन रिमूव करेंगे तो 2 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एसीटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या हो गया यहाँ, डी कार्बोक्सिलेशन। नाउ 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एसिटाइल बन जाएगा हमारा। सो यहाँ हो गया हमारा रिडॉक्स। अच्छा, यहाँ रिडक्शन क्यों नहीं कहा मैंने, यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हुआ। यहाँ मैंने हाइड्रोजन इसलिए इसको रिडॉक्स कहा है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन जो है वो कहीं और जाके ऑक्सीडेशन भी करेंगे। तो मतलब रिडॉक्स प्रोसेस जो है हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है, दैट्स वाई रिडॉक्स होगा सेकंड प्रोसेस। नाउ एसिटाइल के साथ जो है कोएंजाइम A कंबाइन होगा और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा। तो थर्ड प्रोसेस जो है वो हमारा है एडिशन ऑफ कोएंजाइम A। नाउ हम आते हैं क्रेब्स साइकिल पर, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। क्रेब्स साइकिल मतलब रिंग रिएक्शन के बाद जो मेन टॉपिक है वह है हमारा क्रेब साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेब साइकिल को हम कहते हैं TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम रिएक्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सैलो एसीटेट होता है 4 कार्बन कंपाउंड जो रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम से जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, और हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सिट्रेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब फर्स्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट, सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि हमारा इस रिएक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट होता है जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। दैट्स वाई इस रिएक्शन को हमने ये 2 नेम प्रीफर किया।
नाउ सिट्रेट का आइसोसिट्रेट बनता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। आइसोसिट्रेट से फिर एक रिडक्शन होता है NAD से NADH, ठीक है। NAD से NADH के बाद क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। नाउ आगे देखें तो अल्फा कीटोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर NAD से NADH होता है, मतलब रिडक्शन होता है दोबारा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। उसके बाद हमें ससेनाइल कोएंजाइम मिलता है जो हमें GTP देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब GTP का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी एक्स्ट्राज में आ जाती है कोई चीज़, तो हम इसको रिस्टोक करते हैं ना। जैसे घर में भी अगर हम ज़्यादा कुछ आ जाए तो वो हम रिस्टोक करते हैं, हम उसको वेस्ट नहीं करते। जस्ट लाइक कि हमारी बॉडी का भी यही सिनेरियो है कि अगर कोई भी ATP, मतलब हमारी अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई है ना, तो वो GTP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वो बाद में ATP को ही मिलता है ना। फिर ससिनेट बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। अच्छा, ससिनाइल कोएंजाइम से फिर ऑक्जेलियोसिटेट तक 4 कार्बन कंपाउंड है। ससिनेट के बाद फिर एक और रिडक्शन होता है, बट इसमें FAD2 FADH2 वाला रिएक्शन होता है। फिर फिमरेट बनता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आता है, फिर मेलेट बनता है, फिर रिडक्शन होते हैं NAD से NADH और ऑक्जेलियोसिटेट बनता है। फिर ये रिएक्शन हमारा कंटिन्यू होता जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो देखा जाए, देखो 2 पायरुविक एसिड थे, 2 पायरुविक एसिड थे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे। बट ये रिएक्शन मैंने एक एसिटाइल कोएंजाइम का बताया। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 एसिटाइल कोएंजाइम में कितने रिडक्शन, कितने ATP मिलते, तो क्या आंसर होगा 1 ATP। कितने NADH मिलते हैं 3 NADH। कितने FADH2 मिलते हैं 1 FADH2। कितने आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बट एज यू नो कि ये रिएक्शन हमारा, अभी मैंने क्या कहा था, जो भी आना 2 डबल आना, जो भी जाना 2 जाना। सो यही सिनेरियो है कि एसिटाइल कोएंजाइम में अगर 2 आएंगे तो हमारे ATP कितने हो जाएंगे 2 ATPs हो जाएंगे। और अगर NADH की बात करें तो 6 NADH हो जाएंगे, 3 है ना, डबल कर दो तो 6। FADH2 हमारे 2 हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे 4 हो जाएंगे। नाउ मैं आपको एक फार्मूला शो करती हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा जूम कर लूँ। ये हमारा है फार्मूला, रिडॉक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू NAD, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमारा। रिडॉक्स बेसिकली हमें काउंट करना है ना, रिडॉक्स जितने भी होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना पता चल जाएगा कि NAD हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टिल क्रेब्स साइकिल हाउ मैनी डीकार्बोक्सिलेशन सो फार, मतलब कितनी डीकार्बोक्सिलेशन हो चुकी है फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल इंक्लूडिंग लिंक रिएक्शन ऑल्सो। सो डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें सो 3 डीकार्बोक्सिलेशन हो चुकी है, 1 लिंक रिएक्शन में हो चुकी है और 2 जो है वो हमारी क्रेब्स साइकिल में हो चुकी है। हाउ मैनी रिडॉक्स सो फार, हाउ मैनी रिडॉक्स सो फार, कितनी रिडक्शन हो चुकी है 6 रिडक्शन हो चुकी है। अब कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ग्लाइकोलाइसिस में रिडक्शन हुई थी, देन हमारी लिंक रिएक्शन में हुई थी, फिर 3 जो हुई थी हमारी क्रेब्स साइकिल में हुई थी और एक FADH2 वाली हुई थी। सो 6 है टोटल। हाउ मैनी NAD सो फार, सो रिडॉक्स हमें कितने मिले हैं 6। अब NAD पूछा है तो यहाँ याद रखिएगा 5 जो थी वो NAD वाली रिडक्शन थी, 1 FADH2 वाली रिएक्शन थी। अब मैं पूछ रही हूँ हाउ मैनी NAD सो फार, सो हमें NAD के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 NAD हमें मिला। हाउ मैनी NAD सो फार 10। और अगर FAD प्लस की बात करूँ सो 2 होंगे, क्योंकि उसमें देखो ना आप रिडॉक्स कितना हुआ, इसके हिसाब से रिडक्शन 1 हुई है, FADH2 की एक रिडक्शन हुई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 FADH2 हमें मिला। अच्छा, हाउ मैनी हाइड्रोजन सो फार, अगर हम 12 2 24 करेंगे ना, 12 टोटल कितनी हुई है हमारी, टोटल 12 है, सो 12 2 24। हाउ मैनी ATP सो फार 4 ATP, 2 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड 2 फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। अच्छा, 2 नेट गेन वाला हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, डेट्स वाई मैंने, वरना 6 तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारा इन्वेस्ट था ना, तो इन्वेस्ट को कैंसिल आउट करने के बाद 4 ATP। हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल सो फार 6 CO2 मॉलिक्यूल, 2 फ्रॉम द लिंक रिएक्शन एंड 4 फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। हाउ मैनी H2O मॉलिक्यूल सो फार 6। अच्छा, यही सारे क्वेश्चन आप लोग क्रेब्स साइकिल के लिए भी करें अपने। हाउ मैनी डीकार्बोक्सिलेशन 2 डीकार्बोक्सिलेशन। सो इस तरह आप ये सारे क्रेब्स साइकिल पे भी रख के देखें। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इज़ द 4th फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन
एनर्जी रिलीज कितनी इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, एटीपी। अच्छा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, मींस क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, अगर ऑप्शन में है सिस्टर्ने ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिस्टाई। सिस्टर्ने जो होता है ना वो किस में होता है, गोल्जी में, गोल्जी अपरेटस में। अच्छा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ना वो 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में डिस्ट्रप्टेड होती हैं, जिसमें फर्स्ट को फर्स्ट ही कहते हैं, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड नेम दिया हुआ है, फोर्थ को फोर्थ, सिंपल नेमिंग 1 2 3 4। बट 5 वाले को जो नेम है वो है एटीपी सिंथेस, जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है। अच्छा, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना, कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो होते हैं NADH, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C एंड ऑक्सीजन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 1 2 4 जो हमारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अल्टीमेटली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मतलब ये वाटर फॉर्म करते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है ना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से यूटिलाइज्ड होता है। अब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन फ्लो चाहिए होगा, और उसकी सोर्स कहाँ से होगी, अब यहाँ से देखें। 10 NAD जो है हमारे टोटल मिलते हैं और 2 FAD मिलते हैं, मीन्स 12 टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, 12 कैरियर्स होते हैं। 12 कैरियर के पास 24 हाइड्रोजन होते हैं, और 24 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास होता है और 1 प्रोटॉन हर एक के पास होता है, मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन टोटल में होता है, 24 प्रोटॉन टोटल में होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, समरी ऑफ सेल रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP और 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, उसमें 2 ATP हमें मिलता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें 32 ATP मिलता है। अब देखें 32 ATP कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये यूनिट्स याद करनी है। 1 NADH लिंक का हो या क्रैब का हो 3 ATP हमें देता है, 1 FADH क्रैब का हो तो 2 ATP, 1 NADH ग्लाइकोलाइसिस का हो तो 2 ATP। नाउ अब लेट्स सी हमें क्या किस तरह 32 बन रहा है। अब यहाँ बॉक्स आ गया, 2 NADH हमें लिंक से मिलता है, सो हमारे 6 ATP हो गए। 6 NADH हमारे क्रैब से मिलते हैं, 18 ATP हो गए। 2 FADH क्रैब से मिलते हैं, 4 ATP हो गए। 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं, 4 ATP। टोटल हम कंबाइन करें इसको तो 32 ATP बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें टोटल ATP कितने मिल रहे हैं, 36 और 38। वैसे काउंट करें तो 32, 34, 36 होने चाहिए, बट ये नेट गेन है। अगर टोटल की बात करेंगे तो हम ग्लाइकोलाइसिस के वो 2 भी ऐड करेंगे जो हमने इन्वेस्ट किए थे, सो 4 है ना, सो 4 ATP हमें मिले थे यहाँ, और 2 इसको कैरी करेंगे 32, तो 38 ATP हमारे टोटल होते हैं और नेट गेन हमारे 36 होते हैं ना। इसकी शॉर्ट समरी है, ये देखना। ये जैसे कि मैंने बताया कि 10 NADH होता है और हर एक का हाइड्रोजन होता है, और इसी हिसाब से 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन बनते हैं। 2 FADH 2 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन बनते हैं। टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन होते हैं। नाउ 24 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में होते हैं, वाइल 24 प्रोटॉन जो होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होते हैं। अच्छा, 24 इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 बाय 1 ये 4th एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ तक पहुँच जाता है, और प्रोटॉन का वेट करते हैं कि वो इंटर हो ATP सिंथेस, मतलब 5th क्या कहते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स में इंटर हो। जैसे ही वो इंटर होते हैं तो हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन जैसे ही इंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उनके साथ इंटर होते हैं, मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ATP सिंथेस में और 24 प्रोटॉन्स वहाँ मिल जाते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाए तो 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 12 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, हर 2H मतलब हर प्रोटॉन पेयर को नीड होता है एक ऑक्सीजन ताकि वो वाटर बनाए, मतलब इस तरह ये रिएक्शन देख लें कि एक वाटर बनाने के लिए हाफ O2 और 2 प्रोटॉन चाहिए होता है। नाउ अगर 2H पेयर के लिए 12 पेयर है ना, ये 2H नहीं है, मतलब 2 प्रोटॉन पेयर नहीं है, 2 प्रोटॉन पेयर ही हमारे कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर। यहाँ देखो 12 पेयर है ना, हमारे प्रोटॉन के कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर। इसी तरह अगर हम देखें तो 12 ये इसी रिएक्शन को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्रोटॉन के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए होगा और हमारे पास 12 वाटर मॉलिक्यूल रिजल्ट में मिलेगा। अच्छा, एक ये MCQ भी है, ऑक्सीजन जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। सो हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के इसके MCQ शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बायोएनर्जेटिक के MCQs
मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, बट आई होप कि इस चैप्टर को मैंने अभी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। बट मैं आपको MCQs, वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs से सॉल्व करवाऊँगी। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड अपना और अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।